आधी रात को जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। ये देखकर मेरी तो जैसे चीख ही निकल गई थी। मैं तुरंत ही उठकर बैठी, लेकिन ना जाने वो किस आदमी का साया था। वो अंधेरे में कहाँ गायब हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे कपड़े भी उस वक्त बहुत अस्त-व्यस्त थे। ये सब देखकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई कि ना जाने मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई कि कोई मेरे कमरे में आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, और उसने मेरे साथ कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। यही सब सोच रही थी कि तभी मेरी सास भी दौड़कर कमरे में आई और पूछने लगी, शिवानी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने माँ जी से कहा कि मैं इतना ही कह पाई थी कि तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैंने अपनी सास को बताया कि कमरे में मैंने किसी आदमी को देखा था, तो ये तो बात का बतंगड़ बना देंगी और घुमा फिरा के मेरी ही गलती निकाल देंगी। मेरे पति तो वैसे भी यहाँ नहीं है, मैं फिर किस किस बात का जवाब देती फिरूंगी। इसलिए मैंने तुरंत ही बात को पलट दिया और कहा कि वो दरअसल बहुत बुरा सपना देखा था, इसलिए चीख पड़ी। मेरी सास कहने लगी, तुम तो इतनी डरपोक हो कि हद है, भला कोई सपना देखकर भी ऐसे चिल्लाता है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे घर में कोई चोर घुस आया हो। मेरी पूरी नींद खराब करके रख दी। मेरी सास बड़बड़ाती हुई गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मैं तो अपना सर पकड़कर ही बैठ गई कि ना जाने वो कौन था, कोई था भी या नहीं था। ये मेरा वहम था, क्योंकि बस मुझे एक बार ही वो साया नजर आया था। जब मैं उठकर बैठी तब तो मुझे कहीं कोई दिखा ही नहीं कि वो कहाँ से कहाँ चला गया। मेरे कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी, लेकिन वो तो मैं वैसे भी खुली रखती हूँ क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम है। खिड़की बंद करने से कमरे में घुटन महसूस होती है। खैर, मैं चुपचाप लेट गई और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। अभी पिछले महीने ही तो नई नवेली दुल्हन बनकर मैं इस घर में आई थी। कितनी खुश थी मैं। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद ही मेरे पति के ऑफिस से ये फरमान आ गया कि उन्हें एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए दुबई भेजा जा रहा है, और जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे पति को दुबई में ही रहना है। ये सुनकर तो जैसे मुझ पर आसमान ही टूट पड़ा था। मैंने तो उसी दिन से रोना धोना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरी सास और नंद बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें तो अब पैसा ही पैसा दिख रहा था। अगर मेरे पति दुबई के प्रोजेक्ट को पूरा करने जाते तो उन्हें अपनी सैलरी से 8 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ये सुनकर तो सास और ननद की लार ही टपकने लगी थी, लेकिन मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं भला यहाँ अपने पति के बिना अकेले कैसे रहूंगी। मैंने अपने पति से मना किया कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए ना जाएं, लेकिन मेरे पति अविनाश कहने लगे कि ये एक बहुत ही बड़ा मौका है और बस कुछ महीनों की ही बात है। वो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को खत्म करके वापस इंडिया आ जाएंगे और फिर हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम हर ऐशो आराम की चीज खरीद सकते हैं। और फिर तुम्हें नहीं पता, मेरे पास दुबई में काम करने का एक्सपीरियंस होगा, तो इसलिए मेरा प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती कि हम इस पुराने घर से निकलकर किसी बढ़िया से घर में जाकर रहें? हमारे पास भी गाड़ी हो और दुनिया की तमाम सुविधाएं हो। अपने पति की बात सुनकर मैंने खुद को तसल्ली दी और सोचा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भला सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही तो जिंदगी नहीं चलती। और फिर मेरे पति दुबई के लिए निकल गए। इधर उनका जाना हुआ कि उधर मेरी सास और ननद के तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। वैसे तो मेरे पति के सामने वो दोनों मुझसे बहुत मीठा बनकर रहती थी, लेकिन उनके जाते ही उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अब तो माँ बेटी दोनों ने पानी का गिलास तक उठाना बंद कर दिया था। उन्हें हर चीज अपने कमरे में चाहिए होती थी। वो दिन भर मुझे 50 तरह के काम बताती रहती और मेरे हर काम में नुक्स निकालती रहती। पूरा दिन मुझसे झगड़ा करती। इतनी कलह कर रही थी कि मेरा तो इस घर में सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। मैंने जब अपने पति से इस बारे में शिकायत की तो वो भी बहुत टेंशन में आ गए कि ना जाने क्यों मेरी माँ और बहन इस तरह की हरकतें कर रही हैं। लेकिन हैरत तो मुझे तब हुई जब मेरे पति ने उन्हें
फ़ोन करके समझाया कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें, तो वो तो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी कि ऐसा व्यवहार तो बहू हम लोगों के साथ कर रही है, ना कि हम उसके साथ करते हैं। वो तो तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों पर पूरा दिन हुक्म चलाती है और सारा काम हमसे ही करवाती है। अपनी सास और ननद का झूठ सुनकर मैं तो दंग ही रह गई थी। इतने झूठ लोग तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी नहीं थे। लेकिन जब मैं रोज-रोज उन लोगों की खींचातानी से तंग आ गई, तो एक दिन मैंने खुद से ही अपनी सास से इस बारे में बात की कि कम से कम वो मुझे इतने दिन तो चैन से रह लेने दें, जब तक अविनाश यहाँ पर नहीं है। इस पर मेरी सास कहने लगी कि बहू, हम तुम्हारे कोई दुश्मन तो नहीं हैं, लेकिन बस मुझे अपनी बेटी की शादी की फिक्र लगी रहती है और मैं चाहती हूँ कि अविनाश उसका दहेज का ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर ले, क्योंकि मेरे पास तो पहले से कोई जमा पूंजी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अविनाश को इस बारे में समझाओ, भला हम लोगों को भी तो तुम लोगों से कोई फायदा होना चाहिए। मैंने अपनी सास से कहा कि ठीक है, आप फिक्र मत करिए, आखिर रचना मेरी भी नंद है। मैं भी चाहूंगी कि उसकी जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में शादी हो जाए और अविनाश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि रचना के दहेज में कोई भी कमी ना रहे। इस वादे के बाद से मेरी सास और ननद ने अपने बर्ताव में थोड़ी सी नरमी बरती थी, लेकिन वो पूरी तरह से सीधी नहीं हुई थी। लेकिन मैंने भी सोचा कि अगर मैं रोज रोज अपने पति से अपनी सास और ननद की शिकायतें लेकर बैठूंगी, तो वो बेचारे तो परेशान हो जाएंगे और पत्नी और माँ के बीच में पूरी तरह से पिस जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या है, 2 या 3 महीने बाद उन्हें यहाँ वापस आ जाना है। फिर मैं देखती हूँ कि कौन मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, लेकिन तब तक मुझे ये सब झेलना ही पड़ेगा। मेरी और अविनाश की लव मैरिज हुई थी और हमारी इस शादी से अविनाश की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अविनाश की माँ चाहती थी कि उनके बेटे की शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ से ढेर सारा दहेज आए। लेकिन मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज में बहुत कुछ दे सके, और फिर हमारी लव मैरिज थी, इसीलिए अविनाश ने खुद ही हमसे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था, जो कि मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन जब अविनाश ने अपनी माँ से साफ कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो शिवानी से ही करूंगा, वरना मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, तो इस धमकी से मेरी सास डर गई थी और उन्होंने फिर खुशी खुशी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वो बस नाटक किया था और इसीलिए अविनाश के जाते ही वो मुझ पर अपनी भड़ास निकाल रही थी। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि इस एक मुसीबत से तो मैं हर रोज जूझ ही रही थी कि एक दूसरी मुसीबत मेरे पल्ले आकर बंध गई। न जाने कौन था जो मुझे ब्लैंक कॉल करता था। पूरा दिन मेरे फोन पर कॉल आती रहती थी, जिस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी सास भी मुझे घूर घूर कर देखने लगी थी कि आखिर ऐसा कौन है जो मुझे दिन भर फोन करता रहता है, क्योंकि अविनाश के पास इतना समय नहीं है कि वो मुझे दिन भर फोन करे। मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सास इस बात का कोई गलत मतलब ना निकाल ले और अविनाश से मेरी शिकायत कर दे। मैंने वो नंबर कई बार ब्लॉक भी किया, लेकिन वो जो कोई भी था, वो और भी नए नए नंबरों से बार बार कॉल करता था। मैंने बहुत बार खिसियाकर उसे फोन पर कहा भी कि आखिर तुम कौन हो जो मेरा जीना दूभर किए हुए हो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। लेकिन जो भी वो शख्स था, उधर से कुछ भी नहीं कहता था, बस चुपचाप मेरी आवाज सुनता रहता था। इस वजह से मैं बहुत तंग आ गई थी और मैंने अपना फोन कई बार तो स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस वजह से मेरे और अविनाश के बीच में झगड़े होने लगे थे, क्योंकि अब जब भी अविनाश मुझे फोन करते तो मेरा फोन बिजी बताता था। हालांकि मैं उस इंसान से फोन पर बात नहीं करती थी, लेकिन वो लगातार मुझे कॉल्स करता रहता था, जिस वजह से अविनाश जब भी मुझे फोन करते तो मेरा फोन बिजी बताता था और अविनाश को यही लगता था कि जैसे मैं किसी और से फोन पर बातें कर रही हूँ। मैंने कई बार तो बहाना बनाया कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, लेकिन इस बात से अविनाश नाराज रहने लगे
कि आखिर तुम कितने घंटे अपनी सहेली से बात करती रहती हो। मैं अगर तुम्हें सुबह फ़ोन मिलाता हूँ, तो तब भी तुम फ़ोन पर बात करती हो। दोपहर को भी तुम्हारा फ़ोन बिज़ी जाता है और रात को भी। आखिर तुम दिन भर फ़ोन पर अपनी सहेलियों से ही लगी रहती हो। फिर तो तुम घर का कोई ख़्याल भी नहीं रख रही होगी। तुम्हारे पास मेरे लिए अब बिल्कुल समय ही नहीं है। तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगता कि तुम्हारा पति परदेश में बैठा है और उसे भी तुम्हारा वक्त चाहिए। मैंने अविनाश को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। लेकिन अविनाश कहने लगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम मुझसे बात करने का तो समय नहीं निकालती हो, दिन भर बस अपनी सहेलियों से लगी रहती हो। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अविनाश से क्या कहूँ कि मैं किस मुसीबत में पड़ी हुई हूँ। अगर मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देती, तो अविनाश इस बात पर भी नाराज़ हो जाते कि मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया हुआ है। मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था और इधर मेरी सास और नंद आए दिन मुझे तरह-तरह के ताने मार-मार के परेशान करती रहती थी। मैं तो बहुत बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। अविनाश को तो लग रहा था कि मैं उसे याद ही नहीं करती, जबकि असल में मैं जानती थी कि मैं उसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर पा रही हूँ। अभी तो मेरी नई-नई शादी हुई थी और मेरा पति विदेश चला गया था। मेरी रातें बहुत मुश्किल से कट रही थीं। मैं उसका साथ पाने के लिए हर पल तड़पती, तरसती रहती थी। एक दिन मैंने अविनाश से अपने दिल की हर बात कही, तो अविनाश कहने लगे कि मेरा भी यहाँ पर यही हाल है, मैं भी क्या करूँ? लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने तो मुझे भुला ही दिया है, क्योंकि मैं तो काम से फ्री होते ही सीधा तुम्हें फ़ोन करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो मुझसे बात करने तक का समय नहीं है। मैं सोचता हूँ कि सामने से ना सही, कम से कम फ़ोन पर बात करके ही हम अपना कुछ तो मन बहला लें, लेकिन तुम तो न जाने किसके साथ फ़ोन पर बिजी रहती हो। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, लेकिन फिर एक दिन अविनाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, सच-सच बताओ शिवानी, तुम अपनी सहेली से ही बात करती हो या फिर कोई और बात है? क्योंकि कई बार इंसान अपनी भावनाओं में बहक भी जाता है। अविनाश की बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैं समझ गई थी कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। मैंने अविनाश से नाराज होते हुए कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती और तुम हो कि मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने गुस्से से फ़ोन काट दिया था, लेकिन जब मेरा दिमाग ठंडा हुआ तो मैंने यही सोचा कि कितना भी हो, एक आदमी अपनी पत्नी पर एक निगाह टेढ़ी ही रखता है। और अब तो अगर मैंने अविनाश को ये बात बताई कि कोई मुझे ब्लैंक कॉल कर कर के परेशान कर रहा है, तब तो हो सकता है वो अपने शक को यकीन में बदल दें और मुझ पर सीधा इल्जाम लगा दें कि ज़रूर मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है और मैं बहाना बना रही हूँ ब्लैंक कॉल का। यही सब सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं अविनाश को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं अपना फ़ोन भी बंद करके नहीं रख सकती थी। कुछ दिन ही बीते थे कि फिर तो उस नंबर से मुझे मैसेज भी आने लगे, जिनमें मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें लिखी होती थीं। ये सब देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अपनी सास और ननद से भी मैं ये सब बातें शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो वैसे ही मुझ पर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाती रहती थी और फिर ये तो उनके हाथ बहुत बड़ा मौका लग जाता मुझे गलत ठहराने का। एक दिन की बात है, जब मेरी सास और नंद बाजार गई हुई थी, तभी मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक जोगी बाबा खड़े हुए थे, जिन्हें भिक्षा चाहिए थी। मैंने उन्हें कुछ आटा और थोड़े पैसे दिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एक टक मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे। मैंने उनसे कहा, बाबा जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो कहने लगे, बेटी, पति की जुदाई से बहुत परेशान हो ना? उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई थी कि भला उन्हें कैसे पता कि मैं अपने पति की जुदाई से बहुत परेशान हूँ। वो कहने लगे,
पहले तो सिर्फ एक ही परेशानी थी, लेकिन अब तो हजारों परेशानियों ने तुझे घेर के रखा है और कोई नहीं है जो तेरी परेशानियों को सुने। मैंने बाबा जी के तुरंत ही हाथ जोड़ लिए। कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता है। सच कहती हूँ बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तभी बाबा जी ने एक पैकेट मेरे हाथ पर रखा और कहा कि इसमें कुछ छल्ले पड़े हुए हैं जो कि अलग अलग रंग के हैं। तुम्हें पूरे 1 महीने तक हर रोज एक छल्ला इसमें से निकाल कर अपने हाथ में पहनना पड़ेगा। लेकिन याद रखना कि हर दिन अलग अलग रंग का छल्ला पहनना होगा और अगले दिन दूसरा छल्ला पहनने के बाद पहले वाला छल्ला जमीन में गाड़ देना होगा। और हर हफ्ते रात को 12 बजे पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाकर 5 मिनट तक अपने लिए प्रार्थना करनी होगी कि भगवान, मुझे मेरी समस्याओं से मुक्ति दो। और फिर तुम देखना कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होता है और तुम्हारी सारी परेशानियां अपने आप ही छूमंतर हो जाएंगी। और हाँ, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि किसी एक भी दिन छल्ला पहनना भूलना नहीं, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और इन 30 दिनों तक तुम्हारा पति तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारी समस्या दूर होगी। ये कहकर बाबा जी वहां से चले गए। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। हालांकि मैं ऐसी बातों में विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन बाबा जी ने जिस तरह से सिर्फ मेरा चेहरा देखते ही मेरी सारी परेशानियों के बारे में बता दिया, उससे मुझे उन पर यकीन हो गया था। और मैंने सोचा कि हर रोज सिर्फ छल्ला ही तो पहनना है और बस हफ्ते में एक बार पीपल के नीचे दीपक जलाकर 5 मिनट बैठना है। ये तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि पीपल का पेड़ तो मेरे घर से 20 कदम की दूरी पर ही लगा हुआ था और वहां पर जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और अविनाश भी अभी फिलहाल यहाँ नहीं आने वाले। ये उपाय तो मेरे लिए बहुत आसान था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ। हो सकता है कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान मुझे मिल जाए। मैंने उन सभी छल्लों को संभाल के अपनी अलमारी में रख लिया और फिर मैंने हर रोज ध्यान से उन छल्लों को पहनना शुरू कर दिया था। 2-4 दिन तो मुझे कुछ भी बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन छठे दिन वो ब्लैंक कॉल्स मेरे फोन पर आना अपने आप ही बंद हो गई थी। ये देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। और फिर धीरे धीरे मेरी सास और नंद का व्यवहार भी अचानक से मेरे प्रति बदलने लगा। अब वो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी और मेरी सास तो मुझसे काफी प्यार से बात भी करने लगी थी। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो गई। अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। इसके बाद जब पहला हफ्ता हुआ तो मैं रात को 12 बजते ही पीपल के पेड़ के पास गई और वहां पर दीपक जला के रखा और 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद मैं घर वापस लौट आई थी। सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा था। फिर एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बहू, रचना के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया है, इसीलिए तुम अपनी एक अच्छी सी साड़ी उसे पहनने को दे दो। लड़के वाले कुछ ही देर में रचना को देखने के लिए आ रहे हैं और तुम भी अच्छे से तैयार होकर आ जाना और बढ़िया चाय नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेना। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। कुछ ही देर में वो लोग आ गए और फिर रिश्ते की बात भी पक्की हो गई। उनके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी कि बहू, उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है, क्योंकि लड़का विदेश जाने वाला है और वो रचना को भी अपने साथ ले जाएगा और इसीलिए वो चाहते हैं कि लड़के के विदेश जाने से पहले ही ये शादी हो जानी चाहिए। मैंने कहा, लेकिन माँ, अभी तो अविनाश यहाँ नहीं है और इतनी जल्दी तो वो अचानक से नहीं आ सकते। इस पर सास कहने लगी कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी मुश्किल से रचना का रिश्ता लगा है और मैं इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने उन लोगों को हाँ कर दी है और कल शाम को ही रचना की शादी है। तुमसे मैं ये कहूंगी कि तुम अविनाश को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि जब भी वो दुबई से लौट कर आएगा तब मैं खुद ही सामने से उसे सब कुछ बता दूंगी, तो उसे समझाने में मुझे आसानी भी होगी। सास की इस बात पर मैंने हामी भर दी। मैंने सोचा कि अब तो मैं चाहकर भी
अविनाश को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उन्होंने सासू माँ से कुछ भी कह दिया तो फिर बातों को इधर उधर करने का इल्जाम मुझ पर ही आएगा। यही सोचकर मैंने अविनाश से कुछ भी नहीं कहा। रचना की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करी जा रही थी। मैं भी फटाफट तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि तभी जब मैं दरवाजे के पास आई तो देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैं बहुत देर तक चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने अपनी सास को भी आवाज लगाई और नंद को भी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो लोग तो मुझे छोड़कर घर से चले गए हैं। रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि पूरे घर में बिल्कुल अंधेरा पड़ा था और मुझे इस अंधेरे से बहुत डर लगता था। तकरीबन 3 घंटे के बाद अचानक से कमरे का दरवाजा खुला तो मैं बदहवास सी बाहर निकली। सामने देखा तो मेरी सास खड़ी थी। वो कहने लगी, बहू तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें वहां कितना ढूंढ रही थी। मुझे लगा कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मुझे तो तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम ऐसे मौके पर, जब इतना काम है, तब ना जाने कहाँ पर बैठकर आराम कर रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ अपने कमरे में थी और तुम्हें बाहर से किसने बंद कर दिया था। मैंने कहा, माँ जी यही तो मुझे पता नहीं, न जाने किसने मेरे साथ ऐसी हरकत की। मैं तो कब से आप लोगों को आवाज लगा रही थी। इस पर माँ जी कहने लगी, मुझे लगता है कि ये सरला के बेटे की शरारत होगी। वो बहुत ज्यादा शरारती है, आए दिन ऐसी ही हरकतें करता रहता है। खैर जो भी हो, रचना की शादी हो गई है और वो विदा होकर अपने ससुराल भी चली गई है। अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। मैंने हैरानी से कहा कि इतनी जल्दी शादी भी हो गई और रचना की विदाई भी हो गई। खैर जो भी हो, मन में तो मैं यही सोच रही थी कि अब ननद से मेरी जान छूटी। कम से कम अब बस सास ही मेरा सर खाने के लिए बची थी। मेरे दिन चैन से गुजर रहे थे कि इसी बीच अविनाश का मेरे पास फोन आया और वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ और इसीलिए मैं 2 दिन बाद ही वहां वापस आ रहा हूँ। उनका इतना कहना था कि तभी मुझे उन बाबा जी वाली बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि मुझे पूरे 30 दिनों तक अपने पति को अपने आसपास भी भटकने नहीं देना है। ये सुनते ही मैंने अविनाश से कहा कि नहीं, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर अविनाश दंग रह गए। कहने लगे, तुम ऐसे क्यों कह रही हो शिवानी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना काम पूरा करके ही यहाँ लौटें। आप ही ने तो कहा था कि इसके बाद आपको बहुत पैसे मिलेंगे और फिर आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आपके करियर में कोई भी रुकावट आए। इस पर अविनाश कहने लगे, वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं हर दिन जो तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ वो सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं वहां वापस आना चाहता हूँ। उस दिन तो मैंने जैसे तैसे अविनाश को समझाकर फोन रख दिया था, लेकिन अब तो अविनाश ने आए दिन यही जिद पकड़ ली थी। वो हर तीसरे दिन वापस आने की बात करते और मेरी और उनकी बहस होने लगती। मैं उन्हें लगातार मना कर रही थी कि वो यहाँ बिल्कुल भी ना आए। मैंने सोच लिया था कि बस 30 दिन कैसे भी करके कट जाएं, फिर मैं भी अविनाश से कहूंगी कि ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएं। और फिर इसी बीच एक दिन मैं छल्ला बदलना भूल गई और उसी रात मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कमरे में कोई था जो मेरे ऊपर झुका हुआ था और मेरी चीख निकल गई, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। उस दिन मैंने बहाना बनाकर अपनी सास को टाल दिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब मेरा वहम है। फिर जब तीसरा हफ्ता हुआ और मैं आधी रात को पीपल के पेड़ के पास दिया जलाने के लिए गई और जैसे ही वहां से मैं वापस लौट कर आ रही थी कि तभी मैंने सामने अविनाश को खड़े देखा। उन्हें वहां देखकर मैं तो दंग रह गई थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अविनाश यहाँ अचानक से कैसे आ गए। उस वक्त मैं दौड़कर उनके गले से लग गई, लेकिन ये क्या, अविनाश ने तो मुझे खुद से दूर झटक दिया और कहने लगे कि मुझे घिन आती है तुमसे। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया था। तुम्हें पत्नी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैंने हैरत से अविनाश की तरफ देखा तो वो कहने लगे, तो मेरे पीछे तुम ये सब गुल खिला रही थी?
अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझे यहाँ क्यों नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए तुम मुझ पर बार-बार दबाव बना रही थी कि मैं यहाँ लौट कर ना आऊं, और मैं इतना बेवकूफ था कि तुम पर भरोसा करके जैसे तैसे वहाँ अपना एक-एक दिन काट रहा था, जबकि तुम तो यहाँ मौज पर मौज मना रही थी, क्योंकि मेरे आने से तुम्हारी मौज में रुकावट पैदा हो जाती। मैंने अविनाश से कहा कि ये तुम क्या बके जा रहे हो? तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा है, तुम जानते भी हो कि तुम मेरे लिए क्या कह रहे हो। एक तो तुम मुझे बिना बताए यहाँ अचानक से आ गए, और ऊपर से मुझ पर ये किस बात के इल्जाम लगा रहे हो। इसके बाद हम घर पर लौट आए। अविनाश मुझसे बहुत नाराज थे। मेरी सास भी जाग गई थी। मैंने उनसे कहा, सासू माँ, देखिए ये अविनाश किस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी मेरी ननद भी कमरे से बाहर आ गई। अपनी ननद को मैंने अचानक जब घर में देखा तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि रचना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी ना। मेरे इतना कहने से अविनाश हैरान हो गए। कहने लगे, पति? रचना, तुम्हारी शादी कब हुई है? मैंने कहा, रचना की शादी अभी पिछले हफ्ते ही हुई है। इस पर अविनाश अपनी माँ से कहने लगे कि आपने रचना की शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं। आखिर इस घर में ये क्या हो रहा है? हर कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है। मेरी सास कहने लगी, किसने कहा बेटा कि रचना की शादी हो गई है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? अभी पिछले हफ्ते ही तो रचना की शादी हुई है, और आपने कहा था कि वो अपने पति के साथ विदेश चली गई है। इस पर रचना तपाक से बोली, नहीं तो भाभी, आपको हो क्या गया है? मेरे लिए तो कब से माँ रिश्ते की तलाश कर रही है, लेकिन हमें तो कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा है। और मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं आराम से अपने घर में ही रह रही थी। मेरी सास तुरंत ही आगे बढ़ी और अविनाश को गले लगाते हुए कहने लगी, इस औरत ने मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, और अब देखो कैसे नाटक कर रही है। वो कहने लगी, अविनाश, तुझे नहीं पता ये तेरे पेट के पीछे कैसे कैसे गुल खिला रही थी। ये रोज रात को पीपल के पास अपने किसी प्रेमी से मिलने जाती है, और तो और मैंने इसके कमरे में रात को किसी आदमी को भी जाते हुए देखा है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, ये आप क्या बकवास कर रही हैं माँ जी? ये सब झूठ है। मेरी सास कहने लगी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ बेटा, तो तुम इसका फोन चेक करो और उसमें देखो कि इसके यार से कितनी सारी बातें होती हैं। मेरे पति ने तुरंत ही मेरा फोन मेरे हाथ से छीन लिया, जिसमें उसी ब्लैंक कॉल वाले नंबर की काफी सारी कॉल्स पड़ी हुई थी। मेरे पति ने कहा कि ये किसका नंबर है? मैंने कहा कि ये कोई रॉन्ग नंबर था जो मुझे बार बार परेशान करता था। अविनाश कहने लगे, तुम झूठ बोलती हो। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और इस नंबर से तो कितनी सारी कॉल्स पड़ी हुई हैं, एक एक दिन में 40-40 कॉल्स। मैंने कहा कि यही तो मैं कह रही हूँ कि ये आदमी मुझे बहुत परेशान करता था। लेकिन तभी मेरे पति ने उस नंबर से पड़े हुए मैसेजेस चेक कर लिए, जिसमें उस शख्स ने मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ की हुई थी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी कि मैंने उन मैसेजेस को अभी तक डिलीट ही नहीं किया था। अब तो मेरे पति का पारा गुस्से से हाई हो चुका था। वो कहने लगे, अगर तुम्हारे नंबर पर ये आदमी तुम्हें फोन करके परेशान कर रहा था तो ये तुम्हारी इतनी तारीफें क्यों कर रहा है? और तुमने इसके मैसेज अभी तक डिलीट क्यों नहीं किए? और फिर तुम आधी रात को वहां बाहर क्या कर रही थी? बताओ, तुम्हारे पास इन सब बातों का क्या जवाब है? अब मैं चारों तरफ से घिर चुकी थी। मैंने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह से एक बाबा आया था और उसने मुझे कैसे छल्ले दिए और क्या क्या करने को कहा। लेकिन मेरी सास कहने लगी कि ये झूठ बोलती है, ये सब नाटक कर रही है ताकि ये अपने प्रेमी को तुमसे बचा सके, जबकि ये तो तुम्हें धोखा दे रही थी। एक तरफ तुम्हें वहां विदेश से वापस नहीं आने देती थी ताकि ये तुम्हारे पैसों पर खूब ऐश कर सके, और दूसरी तरफ ये अपने प्रेमी के साथ अय्यासियां कर रही थी। इससे पहले कि मैं अपने पति से कुछ भी कहती, अविनाश ने कहा कि चुप करो तुम,
मेरी माँ ने तुम्हारी एक एक करतूत के बारे में मुझे बहुत पहले से ही बता रखा था, लेकिन मैं अभी तक उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जब माँ ने कहा कि अब तो शिवानी की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, पहले तो वो प्रेमी को कमरे में बुलाया करती थी, लेकिन अब तो वो खुद बाहर जाकर आधी रात को उसके साथ घूम फिर रही है। तब मैंने घर वापस आने का फैसला कर लिया। लेकिन जब मैंने तुमसे यहाँ आने की बात कही तो तुम तो मुझे आने ही नहीं देना चाहती थी। फिर तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि भला मेरे वहां आने से तुम्हें ऐसी भी क्या दिक्कत हो रही है। कहाँ तो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम मेरे लिए तड़प रही हो, तो तुम्हें तो बल्कि खुशी होनी चाहिए कि मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो उल्टा परेशान हो रही थी। मुझे लगने लगा कि हो ना हो मेरी माँ जो कुछ भी कह रही है उसमें कुछ तो सच्चाई है, और इसीलिए तुम्हारा असली रंग देखने के लिए मैं तुम्हें बिना बताए दुबई से वापस आ गया। और देखो, मैंने आज तुम्हें खुद रंगे हाथों पकड़ा, वरना तुम इतनी रात को वहां क्यों गई थी? मैंने रो रो कर अपनी सच्चाई अविनाश के सामने रखी, लेकिन वो मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अविनाश कहने लगे कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, और ऊपर से तुम मेरी बहन पर उल्टे सीधे आरोप लगा रही थी कि उसने शादी कर ली। तुमको क्या लगता है कि मेरी माँ और बहन तुम्हारी तरह हैं? मेरे बिना मेरी माँ मेरी बहन की शादी कर ही नहीं सकती थी, लेकिन तुम मुझे मेरी माँ और बहन के खिलाफ भड़काती रहती थी, और इसीलिए तुमने ये झूठ का ताना बाना भी बुना कि रचना की शादी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अविनाश की ये बात सुनकर मैं तो खड़े से गिर पड़ी थी। कहाँ तो मैं अपनी इन सारी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने के लिए ये सारे टोटके कर रही थी, और कहाँ ये सब कुछ मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया था। न जाने ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अविनाश ने मुझे फरमान सुना दिया कि मैं कल सुबह होते ही उनके घर से चली जाऊं। तलाक के कागज वो मुझे मेरे घर भिजवा देंगे। मैं उस पूरी रात रोती रही। जब सुबह हुई तो मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी मेरी नजर उन छल्लों पर पड़ी जो मुझे उस बाबा ने दिए थे। मैंने सोचा कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, और अविनाश ने कहा कि मेरी सास मेरे बारे में उन्हें पहले से ही ये सारी बातें बता रही थी। लेकिन मैंने तो अपनी सास के सामने इन सब बातों को कभी आने ही नहीं दिया। फिर उन्हें ये सब कैसे पता था कि कोई मेरे कमरे में था और कोई मुझे ब्लैंक कॉल करता था? अब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा। हो ना हो इस सब के पीछे मेरी सास और ननद का ही हाथ था। मैं तुरंत ही चुपके से सास के कमरे में गई तो वह गहरी नींद में सो रही थी। मैंने धीरे से उनकी अलमारी खोली और उसे खंगालना शुरू किया तो मेरे होश तब उड़े जब मैंने ठीक वैसे ही छल्ले जो मुझे उस बाबा ने दिए थे वो एक पोटली में बंधे हुए सास की अलमारी में पड़े मिले। इसके बाद मैंने उनका मोबाइल फोन उठाया और जब उनका इनबॉक्स चेक किया तो वो सारे मैसेजेस तो मेरी सास के नंबर से ही मुझे किए गए थे। मैंने तुरंत ही बाहर आंगन में खड़े होकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे मेरे पति, सास और ननद सब लोग इकट्ठा हो गए और वो कहने लगे कि मैंने क्यों शोर मचाया हुआ है। मैंने अविनाश से कहा कि मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारी माँ है। इस बात पर अविनाश नाराज होने लगे कि अब जब मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं उनकी माँ पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। लेकिन मैंने सबूत के तौर पर उन्हें वो छल्ले दिखाए और कहा कि ठीक ऐसे ही छल्ले उस बाबा ने मुझे दिए थे जो मेरी अलमारी में पड़े हैं। और अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए, जो मैसेजेस आपने मेरे मोबाइल में देखे हैं ठीक वही मैसेज आपकी माँ के फोन में पड़े हैं जो कि उन्होंने ही मुझे किए थे। मैंने तुरंत ही सास के नंबर से जब कॉल लगाई तो वो नंबर जो ब्लैंक कॉल के लिए मुझे आता था वो मेरी सास का ही निकला। ये देखते ही मेरे पति के होश उड़ गए। वो घूर घूर कर मेरी सास की तरफ देखने लगे तो मेरी सास बुरी तरह से डर गई, और जब उन्होंने सख्ती से अपनी माँ से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैं शिवानी को इस घर से निकालना चाहती थी क्योंकि मैं उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने एक लड़के को पैसे दिए
और उसे बाबा का भेष धर के घर आने को कहा, और ये छल्ले वाली बात और अपने पति को दूर रखना, और साथ ही आधी रात को पीपल के पास दिया जलाने का, ये सारा काम धाम करवाने के लिए मैंने ही उसे बोल दिया था। उसी लड़के को मैंने रचना के कमरे में भी भेजा था ताकि वो डर जाए। मैंने रचना से एक नई सिम भी मंगवा ली थी ताकि मैं शिवानी को हद से ज्यादा परेशान कर दूं और तुम्हें भी उस पर शक होने लगे कि वो जरूर किसी और से बातें करती है। और रचना की शादी का नाटक भी मैंने शिवानी के सामने इसीलिए किया ताकि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि वो अपनी गलतियों को छुपाकर तुम्हारी माँ और बहन को उल्टा फंसा रही है। सारी सच्चाई सुनने के बाद मेरे पति तो अपना सर पकड़कर ही बैठ गए थे। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी माँ और बहन उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। मेरी सास कहने लगी कि मैं इसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि मैं तुम्हारी शादी अपनी सहेली की बेटी से कराना चाहती थी। वो बहुत अमीर है और उसने कहा भी था कि वो मुझे दहेज में ढेर सारा पैसा भी देगी, और उसकी लड़की मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन तूने इस औरत को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया। पर मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं कैसे भी करके इस आफत से छुटकारा पाकर ही रहूंगी, और बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। सारी सच्चाई सुनने के बाद मेरे पति ने फैसला किया कि अब वो अपनी माँ और बहन के साथ इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये सुनकर मेरी सास के होश उड़ गए थे। मेरी नंद और सास अविनाश के सामने फूट फूट कर रोने लगे कि अगर अविनाश ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया तो फिर उनकी देखभाल के लिए तो कोई भी नहीं है, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैंने भी अविनाश को समझाने की कोशिश की कि मैं मानती हूँ इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम इन्हें इतनी बड़ी सजा मत दो। मेरे बहुत समझाने के बाद अविनाश ने ये फैसला किया कि मैं हर महीने उनके खर्चे के पैसे घर भेजता रहूंगा, लेकिन अब मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। इसके बाद अविनाश ने दूसरी जगह पर एक फ्लैट ले लिया और आज मैं अपने पति के साथ अकेले सुकून से रह रही हूँ। अविनाश हर महीने नियम से खर्चे के पैसे अपने घर पहुंचा देते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं। वो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन वो अपनी माँ और बहन को उनके किए गए गुनाह के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे। यही उनका अंतिम फैसला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।